झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 जो 6 अक्टूबर यानी कि कल जो रेल का एग्ज़ाम होने को है, उस रेल के एग्ज़ाम में साइंस और सोशल साइंस का जो क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें साइंस का हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं और सोशल साइंस का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी कल जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और साथ ही साथ सबका सॉल्यूशन के साथ। इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेल परीक्षा से लेके फाइनल एग्ज़ाम तक का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे विद्यार्थियों को भी भेज दें जो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं यानी अध्ययनरत हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल होगा कल के एग्ज़ाम में, संघ सूची के विषय में निम्न को शामिल किया गया है। यानी कि संघ सूची के विषय में जो है किसे शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है पुलिस को, दूसरा है प्रतिरक्षा को, तीसरा है विवाह को और चौथा है व्यापार को। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिरक्षा को। इसके बाद अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 होगा, परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। यानी परिवहन जो है वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो परिवहन जो है वो हम सबको पता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े भी होंगे कि ये जो है वो तृतीयक आर्थिक क्रिया है। पहला में हमारा कृषि आता है और दूसरा में जो है वो प्लांट्स और तीसरा में जो है वो परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग करते हैं वो आता है। अगला सवाल है, रिंडरपोस्ट नामक की बीमारी अफ्रीका में सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो अफ्रीका में जो बीमारी हुआ था रिंडरपेस्ट नामक का, ये जो बीमारी था वो बेसिकली जानवरों के ऊपर हो रहा था और ये बीमारी जो है वो 1880 के दशक में होना शुरू हुआ था। इसके बाद अगला सवाल है, दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है 1929 से शुरू हुई थी और 1930 तक ये चला था। इसके बाद अगला सवाल है, प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो सवाल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि इसका आंसर 2 हो सकता है, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा हम लोग उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक कृषि सिर्फ झारखंड के लिए, अगर प्रारंभिक कृषि का बात किया जाए, अगर झारखंड शब्द इस जगह पर ना होता तो इसका सही उत्तर होता झूम खेती। लेकिन यहाँ पर झारखंड राज्य का जिक्र किया हुआ है, इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुरुआ। यानी कुरुआ और ये झूम, ये दोनों एक ही कृषि को कहा जाता है, लेकिन झारखंड में कुरुआ नाम से जाना जाता है और बाकी जो है इसको बेसिकली रूप से झूम खेती के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारे झारखंड राज्य में जो है वो प्रारंभिक कृषि को, जिसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, उसको झारखंड में सिर्फ कुरुआ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो कुरुआ होगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में कौन एक रबी फसल है। रबी नहीं, रबी फसल होता है, रबी फसल है। तो बेसिकली जो रबी फसल होता है वो चना युक्त जो है, यानी कि चना जैसा जो होता है, चना यानी जिसके अंदर दाना वाला फसल होता है, यानी कि जो दाने वाले फसल होते हैं वो रबी फसल होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो चना होगा। इसके बाद अगला सवाल है जो लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में लिखने और याद करने में सुविधा हो। तो सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यानी कि किन किन राज्यों को, धारा जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 371 है वो किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा, भारतीय संविधान के भाग
21 यानी यहाँ रोमन में लिखा हुआ है 21 यानी 21 में अनुच्छेद 371 जे तथा 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ये राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इन प्रावधानों का उद्देश्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस वजह से इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसी में आगे होगा, जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, कानून व्यवस्था के हित के से निपटाना और अस्थायी लोगों के हित की रक्षा करना। ये जो है उस सवाल का पूरा कंप्लीट आंसर था। इसके बाद अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्र किनको शामिल किया जाता है? तो बेसिकली रूप से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो नेचर के साथ यानी प्राकृतिक के साथ जिसका जुड़ाव होता है उसको हम लोग प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, यानी जो सीधे प्राकृतिक से जिसका कनेक्शन होगा, जिसका जुड़ाव होगा। तो चलिए यहाँ का जो आंसर को हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो सीधे प्रकृति संसाधनों का उपयोग करती है, यानी वही बताया जो सीधे नेचर के साथ कनेक्ट होगा। इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन और खनन जैसे गतिविधियां शामिल हैं। इसके बाद अगला सवाल है, कॉर्न लॉ क्या है? यानी ये कॉर्न लॉ जो है, ये कॉर्न कानून जो है वो क्या है? तो कॉर्न लॉ ब्रिटिश ने 19वीं सदी में लागू किए गए कानून थे। यानी 19वीं सदी में ये जो कानून थे वो बनाए गए थे जो अनाज के आयात को प्रतिबंध करते थे। यानी आयात जो अनाज होते थे उसके आयात और निर्यात यानी दूसरे देशों से आने वाले जो अनाज होते थे उस पर ये प्रतिबंध लगाते थे, रोकने का काम करते थे। दूसरे देश के लोग यहाँ के नहीं बेच सकते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य स्थानीय भूस्वामियों और किसानों के हित की रक्षा करना था। अगर बाहर से सामान नहीं आएगा तो इससे किसान यानी किसान जो खेती कर रहे हैं उनका ही सामान उस देश के अंदर बिकेगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। जो भूस्वामित्व थे, जो किसान थे, उनके ये फायदा के लिए ये कानून लाया गया था ताकि वे विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से बच सके। यानी विदेशी कंपनियों का जो या विदेश से जो सामान आते थे उसमें जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, तो बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन ना हो इस वजह से ये लॉ लागू किया गया था। हालांकि इन कानूनों के कारण अनाज की कीमत बढ़ गई। यानी कि अब बाहर से जो सामान आ रहा था वो थोड़ा सस्ता था, कंपटीशन ज़्यादा था, इस वजह से वो सस्ते थे। लेकिन जब बाहर से आयात होना बंद हो गया तो जिसके कारण जो अनाज के जो रेट थे उस समय वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे शहरी आबादी और गरीबों के लिए भोजन महंगा हो गया था। अब अगर अनाज का रेट ही बढ़ जाएगा तो गरीबों के लिए क्या होगा? भोजन जो होगा वो महंगा हो जाएगा। इसके बाद है मोटे अनाज जो में किन्हें शामिल किया जाता है? यानी मोटा अनाज हम लोग किनको बोल सकते हैं? तो मोटे अनाजों में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, जो उसके बाद है कुट्टू और राजगीरा जैसे अनाज शामिल है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कम पानी में भी उगाए जाते हैं। यानी कि इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वर्षा का ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद है अगला सवाल, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? यानी कौन कौन से फसल हैं जिसको खरीफ फसल के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में हम लोग रबी फसल के बारे में देखे थे, यहाँ सब्जेक्टिव में खरीफ फसल पूछा हुआ है। खरीफ फसलें वे होते हैं जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इनके अंतर्गत धान हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, तुअर हो गया यानी जिसको अरहर हम लोग बोलते हैं, जिसका दाल बनता है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन जैसे फसलें शामिल हैं। ये जो फसल थे वो खरीफ फसल थे। इसके बाद अंतिम सवाल है, ब्रेटन वुड्स समझौता
का क्या अर्थ है, यानी ब्रेटन वुड्स जो समझौता है आखिर उसका क्या अर्थ है। तो ब्रेटन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक समझौता है। यानी कि जो ब्रेटन वुड्स समझौता जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे विश्व के स्तर पर जो पैसा का जो महामंदी था, पैसा का जो कमी था, उसको यानी जिस देश को पैसा का कमी हो जाए उसको सहयोग के लिए सहयोग करके उसे बढ़ाने का मौका दिया जाए, ये समझौता था ब्रेटन वुड्स समझौता। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। यानी इसी समझौता के बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों को स्थिर करना और अस्थायी देशों के स्थिर करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था। यानी कि इस समझौते के अंदर जितना देश शामिल थे उन सारे देशों को एक साथ डेवलप करने का मौका देना, यानी किसी को आर्थिक रूप से पीछे किसी देश को ना रह जाए, इस वजह से इस समझौते को लाया गया था ब्रेटन वुड्स समझौता। और इसके अंदर जितने भी देश थे वो सारे देश को एक साथ मिला के चलाने का काम किया जाता था। और इसी समझौते के पश्चात हमारा विश्व बैंक का भी निर्माण हुआ था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि 10 क्लास से जुड़ी हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को टॉपिक वाइज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे वैसे विद्यार्थियों को भी ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो सके।